नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बायोलॉजी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिसमें आज हम क्लास 10वीं, क्लास 12वीं और साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, या आप इसे कह सकते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। शायद ये नाम अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम इसे और भी आसान करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जी हाँ, इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म होगा AIDS। जी हाँ, आज हमारी पूरी बात जो है एड्स के बारे में होगी। किसके बारे में? एड्स के बारे में। AIDS। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स के बारे में बात करें तो भारत में, या यूं कहें कि पूरे विश्व में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक घातक बीमारी है जिसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, लेकिन इससे बचाव के अनेकों उपाय हैं जिसे करके बचा जा सकता है। तो एड्स बीमारी पर जो प्रश्न है वो बोर्ड में लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो चलिए आज हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में 100% आना ही आना है, जिनमें से एड्स एक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और यदि जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। पुराने हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, कह रहा कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम यानी एड्स एक विषाणु जनित रोग है, एक वायरल बीमारी है। परीक्षा में आपको आसान तरीके से लिखना है, और किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। एड्स एक वायरल डिसीज है, एक विषाणु जनित रोग है। एड्स का कारक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, यानी एड्स बीमारी जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होती है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपने हमेशा सुना होगा HIV। H मतलब होता है ह्यूमन, I मतलब होता है इम्यूनो, और डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण जो है एड्स बीमारी होती है। ठीक है दोस्त, यह एक RNA युक्त विषाणु है, अर्थात इसके शरीर में HIV के शरीर में RNA पाया जाता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बना लेता है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या बनाता है? यह एक प्रक्रिया है जिसको हम चित्र की सहायता से समझेंगे, मगर अभी इस वीडियो में नहीं, क्योंकि यह वीडियो तत्कालिक बोर्ड के दृष्टिकोण से बनाई जा रही है, और इसमें आपको जो है इतना ही आपको परीक्षा में लिखना है जिससे आप पूरा अंक पा सकते हैं। ठीक है ना? तो कह रहा कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन DNA के द्वारा बनाया जाता या DNA द्वारा बना लेता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ एड्स।
क्या होते हैं सिम्टम्स? सिम्टम्स मतलब होता है दोस्त लक्षण। एड्स के क्या लक्षण हैं, जरा इसे जान लेते हैं। करा कि HIV की मुख्य लक्ष्य कोशिकाएं, टारगेट सेल जो होती है वो T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। मतलब होता है कि HIV T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को अपना टारगेट बनाती है, अपना लक्ष्य बनाती हैं। इनसे जो है HIV से T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं नष्ट होती हैं, जो कि हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं कही जाती हैं। इस प्रकार से विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है, इन कोशिकाओं को नष्ट करता है और एक विषाणु निर्मित करता है जो पोषक DNA सम्मिष्ट हो जाता है। यानी जो DNA के ऊपर क्या होता है, सम्मिष्ट हो जाता है, आश्रित हो जाता है। अब यह पोषक कोशिकाओं के तंत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रोटीन का ऑर्डर तैयार करता है, अर्थात यहाँ पर एड्स के प्रोटीन या HIV के प्रोटीन का ऑर्डर तैयार होता है तथा RNA निर्माण भी करता है, नए विषाणु बनने लगते हैं। यानी शरीर के RNA को दूषित करके जो है नए विषाणु क्या करने लगता है, बनाने लगता है। ठीक है दोस्त, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बनाने लगता है लिम्फोसाइट, जिसे मैंने T4 बताया है, के नष्ट होने से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लगता है। T4 लिम्फोसाइट शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मेंटेन करती है। अगर यह कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, समाप्त होता है। सामान्यतया 4 से 12 वर्षों तक व्यक्तियों में HIV का संक्रमण का पता लगता ही नहीं है। अर्थात जिसे HIV हो जाती है 4 साल से 12 साल के लगभग तक पता ही नहीं चलता। किसी किसी का 4 साल, किसी किसी का 12 साल तक भी। कुछ व्यक्तियों में संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद ही सिर दर्द, घबराहट, हल्का बुखार आदि हो सकता है। यानी HIV वायरस शरीर में प्रवेश करने पर सिर दर्द, घबराहट, हल्का बुखार, ये सब जो है कुछ व्यक्तियों में तात्कालिक दिखना शुरू हो जाता है ना। धीरे धीरे प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होने से, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होने से जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एड्स का शिकार हो जाता है तो उसमें भूख की कमी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, पूर्ण शरीर में दर्द रहता है, खांसी रहती है, मुख व आंत में घाव बन जाते हैं, सतत ज्वर, निरंतर ज्वर बना रहता है, अतिसार मतलब डायरिया, जननांगों पर मस्से हो जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। अतः इसका प्रतिरक्षण तंत्र इतना दुर्बल हो जाता है कि व्यक्ति अनेक अन्य रोगों से ग्रसित होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब एड्स का टारगेट है T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को क्या कर देना, समाप्त कर देना। जब वह T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को नष्ट करता है तो शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं, यानी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से क्षीण और समाप्त हो जाता है। और जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से क्षीण और समाप्त हो जाता है तो शरीर के पास जो है रोगों से लड़ने के लिए क्षमता नहीं रह जाती है। और ऐसी स्थिति में कोई भी बीमारी, मैंने बताया, बड़े ही आराम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। कई सारी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं एड्स के रोगी के, और एड्स का रोगी उन सभी बीमारियों से क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स का संचरण देखते हैं कैसे होता है एड्स का संचरण। करा कि एड्स रोग का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, रोगी के शरीर से स्वस्थ, जिसको एड्स रहता है उससे किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर, मनुष्य के शरीर के साथ रुधिर स्थानांतरण, मतलब होता है ब्लड डोनेशन। जो ब्लड लेते हैं या ब्लड देते हैं, ब्लड का HIV टेस्ट जरूर कराएं। यहाँ पे कह रहा है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से और इंजेक्शन की सुई के उपयोग से, यानी उपयोग हुई सुई का उपयोग ना करना, अर्थात इंजेक्शन की जो सुई होती है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो सुई एक रोगी को लगा दी जाती है
उसके अतिरिक्त उस सुई को जो है प्रयोग में ना लाया जाए, उसके स्थान पर नई सुई का प्रयोग किया जाए। ठीक है ना। रोगी माता पिता से उनकी संतानों में संचरण, अर्थात माता पिता यदि HIV या एड्स से ग्रसित है तो उनके संतानों में इस रोग का संचरण होने का पूरा जो है संभावना बनी रहती है। आदि एड्स विषाणु के संचरण की विधियां हैं। अब संचरण तो हमने जान लिया, अब जान लेते हैं उपचार। कह रहा है कि अभी तक एड्स के लिए किसी प्रभावकारी अस्थायी उपचार विधि का विकास नहीं हो पाया, अर्थात अभी तक एड्स के उपचार के लिए कोई विशेष औषधि नहीं बन पाई है। इसलिए संसार में सैकड़ों लोगों की मृत्यु प्रतिदिन एड्स रोग के कारण हो रही है। सैकड़ों लोग जो है एड्स के कारण मर रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी कोई प्रभावी औषधि नहीं बन पाई है। आप जान रहे हैं कि 3 चीज़ों की औषधियाँ जो हैं अभी तक नहीं बन पाई हैं हमारे देश में, और एक ने तो बिल्कुल बेहाल सा कर दिया। एड्स है, कैंसर है और कोरोना की वैक्सीन कब से तैयार हो रही है, देखिए आगे हो जाती है। एड्स की जांच। एड्स रोग में कौन सी जांच की जाती है और कौन से औषधि ली जाती है, जरा इसको जान लेते हैं। करा कि एड्स की जांच के लिए एलिसा, जी हाँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है एलिसा। बार बार मैं स्क्रीन हट रही है, इसके लिए मुझे क्षमा करिए। हमने कहा था एड्स के रोगियों को जो है एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, हिंदी में एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषक जांच ना, आप इसे एलिसा टेस्ट के नाम से याद रखेंगे। जो है किट का प्रयोग किया जाता है। मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थान कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड, W बायोट किट बनाया है। लगभग 30 तरह की ऐसी औषधियां हैं, संभावनाएं हैं कि लगभग 30 तरह की औषधियों में एड्स के इलाज की क्षमता का पता लगाया गया है, जैसे जिडोडिन, एजेडोथाइमिडीन और कैराकी, जिसको AZT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एम्फोटेरिसिन। जिडोडिन, एजेडोथाइमिडीन और एम्फोटेरिसिन। जिडोडिन, एजेडोथाइमिडीन और एम्फोटेरिसिन। और यहाँ पे XQ9302, इन औषधियों में जो है क्या है, एड्स को समाप्त करने की जो है क्षमता की संभावना है कि ये औषधियाँ जो हैं क्या कर सकती हैं, एड्स रोग को समाप्त कर सकती हैं। ठीक ना। एड्स पर नियंत्रण कह रहा है कि एड्स पर नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका आदि नहीं बनाया जा सका है, इसलिए सुरक्षा ही इसका सबसे बड़ा क्या है, इसके सबसे बड़ा बचाव है। किस प्रकार से हम बचाव करें। सुरक्षा के लिए कह रहा कि असुरक्षित यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक बार प्रयोग किए गए इंजेक्शन सुई को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और भी चीज़ें हैं, जैसे जो है रक्तदान करते समय जो है रक्त की जरूर जांच हो। और तीसरी चीज़ जो है, पुरुषों में दाढ़ी बाल का बनवाना, या आप कह सकते हैं कि शेविंग कराने से पहले जो है ब्लेड का चेंज करना, ये भी एक प्रक्रिया है। और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा जो है एड्स संचरित होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं से सुरक्षा स्थापित करना। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो छोटा सा वीडियो रहा, जो आपको कुछ नंबर दे सकता है, इस वीडियो को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है।
मैं थोड़ा सा इस इमेज को शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। जिनके पास स्क्रीनशॉट की व्यवस्था नहीं है वो मेरे साथ लिख भी सकते हैं। तो मैंने अब इसको स्क्रीनशॉट लाइक बना दिया है, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ, ताकि बोर्ड में आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सके। तो आगे हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।